गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर साहिबा जो कि राउंड पर गई हुई थी और अलग अलग जच्चा से जाकर उनका हालचाल पूछ रही थी। जिन जच्चा ने अभी हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया था, इसी तरह से डॉक्टर साहिबा जाती है एक जच्चा के पास और जाकर कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा मुस्कुराते हुए पूछती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो जच्चा कहती है कि मुझे एक गुड़िया चाहिए। दरअसल जैसे ही डॉक्टर साहिबा ने यह बात सुनी, डॉक्टर साहिबा एकदम से मुस्कुरा देती है, हंस देती है और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें गुड़िया ही ला करके दूंगी। दरअसल अभी उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वो एकदम से गुड़िया मांगने लगती है। या तो ये कोई मंदबुद्धि ही ऐसी बात कर सकता है या कोई ऐसा बच्चा ही ऐसा बात कर सकता है। दरअसल ये जो लड़की जो माँ बनी थी, संभवतः भारत के इतिहास की यह पहली ऐसी लड़की हो सकती है, क्योंकि उसकी उम्र महज 10 साल के आसपास, जो कि कक्षा 6 में पढ़ने वाली है थी, जिसने कि अभी हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया था। जैसे ही डॉक्टर साहिबा ने ये बात सुनी, उन्होंने उस बच्ची का दिल रखने के लिए कहा कि ठीक है, जिस जिस खिलौने के तुम नाम लोगे वो खिलौने तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाए और हो सकता है कि आप लोग प्रशासन की, आप पुलिस प्रशासन, साथ ही कोर्ट की, इन सब की तारीफ भी करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो लड़की के साथ होता है वो, उसके बाद की कहानी वह वाकई तारीफ काबिल होती है और जो भी होता है वाकई बाद में सब अच्छा होता चला जाता है। लेकिन जो लड़की के साथ शुरुआत में हुआ था वो वाकई बहुत भयानक था, बहुत डरावना था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी। 14 जुलाई 2017 की सुबह एक बेटी स्कूल ड्रेस में स्कूल पढ़ने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। कक्षा 6 में पढ़ने वाली वो लड़की, जो कि मैथ और इंग्लिश में बेहद ही इंटेलिजेंट थी, उसे पेंटिंग्स बनाने का बड़ा शौक था और वो घर में भी जगह जगह चारों तरफ अपने हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स लगाई हुई थी। माँ पूछती है कि बेटा, क्या वाकई स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है या फिर कोई और बात है? वो कहती है कि माँ, मुझे सचमुच पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, उस लड़की की जो माँ होती है, जो कि घर घर में लोगों के बर्तन मांजने का काम, इनके घर साफ सफाई करने का काम करती है, और उस लड़की के जो पिता होते हैं वो छोटा सा एक सरकारी नौकरी किया करते थे। माँ और बाप की चिंता बढ़ जाती है, अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं दिखाने के लिए कि आखिरकार उसे क्या दिक्कत है, क्या कोई परेशानी तो नहीं है, किस बात का दर्द हो रहा है। क्योंकि उसकी माँ ने जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं उसके दिए गए, लेकिन उससे आराम नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। छोटी सी वो बच्ची, जो कि गोल मटोल थी, थोड़ी मोटी थी और इसलिए उसे दिखने में बड़ी अच्छी प्यारी सी बिटिया, जब उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, डॉक्टर साहिबा कहते हैं कि कुछ मेडिकल टेस्ट है, मैं आपको दे रहा हूँ करवाने के लिए, यह मेडिकल टेस्ट करवा के ले आओ और जैसे रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आपको बताते हैं। अभी कुछ देर बाद, यानी कि कुछ घंटे के बाद मेडिकल की रिपोर्ट भी आ जाती है और मेडिकल की रिपोर्ट ले आने के बाद माँ और बाप बड़े आराम से डॉक्टर साहब को देते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे ही उस रिपोर्ट को देखा, डॉक्टर साहब को बेहद तेज गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वो डांटने लगता है और डांटते डांटते वो कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, तुम इतना अनजान बनने की कोशिश क्यों हो रहे हो? तभी लड़की की जो माँ और बाप होते हैं वो कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी बेटी वो 30वां सप्ताह की गर्भवती है, यानी कि लगभग अगर आप 30वां सप्ताह के हिसाब से जाएं तो 1 महीने में 4 सप्ताह, तो लगभग 5 महीने के आसपास का वो बता रहा था, 7 महीने के आसपास का वो गर्भवती है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं। जैसे ही माँ बाप ये बात सुनते हैं, डॉक्टर साहब का ये शब्द सुनने के बाद उनके पैरों तले से सचमुच जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, कैसे हुआ है। वो अपनी बेटी को काफ़ी दुलारते हैं, पूछते हैं और पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। उस बच्ची को यह पता भी नहीं था कि उसके साथ यह कैसे हुआ और किसने किया और यह कैसा करने से ऐसा हो सकता है। वो बच्चे बेचारी बिल्कुल अशांत थे। डॉक्टर साहब ने जब माँ और बाप को उस बेटी की इस हालत को देखी
तब डॉक्टर थोड़ा समझ जाते हैं कि वाकई कुछ न कुछ अनर्थ जरूर हुआ है, जिनका इन माँ बाप को बिल्कुल कोई अता पता नहीं है, क्योंकि दिन भर माँ बाप दूसरों के घरों में काम करने के लिए निकल जाती थी। क्योंकि दिन भर माँ बाप दूसरों के घरों में काम करने के लिए निकल जाती थी और बाप सरकारी नौकरी करता था, इसीलिए वह भी अपने घर से बाहर निकल जाया करता था। इसी बीच में अब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद लड़की की काउंसलिंग करवाई जाती है। और काउंसलिंग करवाने के बाद जो मनोचिकित्सक होते हैं उस बच्ची को बड़े प्यार से दुलारते हैं, पूछते हैं कि बेटा तुम्हें किस किस तरीके से छूने की कोशिश की थी। तब उसे उसके दिलासा दिया गया और बहुत प्यार से पूछा कि उनको कुछ टॉफियाँ, कुछ चॉकलेट वगैरह जो भी दे सकते थे, जिस तरीके से पूछ सकते थे, उस बच्ची को अब अपनेपन का एहसास कराया। तब जाकर के वो बच्ची बोल जाती है और कहती है कि जो मेरे बड़े मामा हैं, जो मुझसे ये सब कुछ ऐसी बातें करते हैं, जो मुझसे बड़े मामा का नाम आता है, बड़े मामा को देख के जिसका नाम कुल बहादुर है, उसकी बात सुनने के बाद पुलिस वालों को भी गुस्सा आता है। हालांकि कहानी को बीच में रोकते हुए मैं आपको ये बात मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। ये जिस वक्त इस मामा का नाम मेरे मुंह से जब ये शब्द निकला, उस वक्त आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे शरीर में एकदम से एक सिहरन सी पैदा हो चुकी है जब ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हालांकि इस कहानी की मैं एक तरह से कह सकते हैं हम कि पहले से इस कहानी को मैं पढ़ के पूरी कहानी की मैं तैयारी करके बैठा हूँ। उसके बावजूद भी इस कहानी को सुनाने के वक्त जब मामा का जिक्र आया तो पता नहीं एकदम से एक सिहरन से पैदा हो गई थी। खैर, हम कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद डॉक्टर को भी गुस्सा आता है, साथ ही उस बच्ची की जो माँ होती है उसको भी बेइंतहा गुस्सा आता है। वो एक तहरीर लिखती है और तहरीर लिखने के बाद वो पुलिस स्टेशन में जाकर के जमा कर देती है। इसके बाद पुलिस कुल बहादुर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेके आती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ किया जाता है कि तुमने ऐसा क्या किया, तुम कब से कर रहे हो, तब वो एक्सेप्ट करता, वो स्वीकार करता है कि नवंबर-दिसंबर 2016 के आसपास उसने ये सब करना शुरू किया था और वो लगातार ऐसे ही कर रहा था। पुलिस वाले को भी गुस्सा आ जाता है, उसे सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात आती है इस बच्ची के अबॉर्शन करवाने की, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो न केवल ये कानून का उल्लंघन होगा बल्कि गलत हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इस बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता है। उसके बाद सीधा उसके जब लड़की का पिता होता है वो जिला अदालत पहुंच जाता है। जिला अदालत पहुंचने के बाद जज साहब से गुहार लगाता है, जज साहब मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे दिक्कत हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि उसके अबॉर्शन हो जाए तो मेरी जिन बेटी की जो भविष्य है, जो उनका फ्यूचर है, वो कम से कम बच जाएगा। जैसे मेडिकल की रिपोर्ट जिला अदालत के जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात पर बिल्कुल भी आपको इजाजत नहीं, आगे बढ़ चुका है, जो बच्चा पेट में है उसको, इसीलिए हम किसी भी कीमत पर आपको इस अबॉर्शन करवाएं। एक एहसार करेगा, समाज भी उसको दुत्कारेगा, तमाम तरह की दिक्कतें बच्चे सामने हो सकती। इसीलिए माँ ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया और हाई कोर्ट की तरफ जब रुख करते हैं, हाई कोर्ट जाने के बाद ये पूरी कहानी, पूरी बात बताते हैं, तो जज साहब साफ साफ इनकार कर देते हैं। कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बच्चा भी खत्म हो सकता है और लड़की भी, जिसके पेट में बच्चा पल रही है, और वो भी खत्म हो सकती है। इसीलिए हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन माँ बाप हैं कि थकने का नाम ही नहीं लेते हैं। क्योंकि वो माँ बाप हैं। पहले जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से भी ये आदेश आ जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट तो देखी गई है और हम इसे इस बात की इजाज़त कतई नहीं दे सकते हैं। अब एक तरफ तो यह मामला है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाता है, मामला अदालत पहुंच जाता है, तो जैसे जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को इस बात की भनक लगती है, उसके बाद फिर घर पे मीडिया वालों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये खबर जो था वो धीरे धीरे करके लोगों के घर तक पहुंच जाती है कि इस तरह से मामा ने अपनी ही सगी भांजी के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया है।
कई महीने तक लगातार ऐसा कर रहा था। बेटी गोल मटोल थी, इसीलिए माँ बाप को उस बात का पता ही नहीं चल पाया और उसका धीरे धीरे करके पेट भी बढ़ रहा था और वो गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती को इसका अबॉर्शन करवाने की बात करते हैं तो लेकिन उसको अनुमति नहीं मिल रही है। अब यहाँ तक तो बात निकल के आ जाती है, लेकिन अब अबॉर्शन की अनुमति जब नहीं मिलती है तो मजबूरी बन जाता है, इस बच्ची को अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है, यानी कि 17 अगस्त 2017 को उसे जीएमसीएच सरकारी हॉस्पिटल, जो कि चंडीगढ़ का माना हुआ सरकारी हॉस्पिटल है, जाना माना सरकारी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में इसको भर्ती करा दिया जाता है। जो लड़की होती है कक्षा 6 में पढ़ने वाली, जिस लड़की की उम्र महज अभी 10 साल होती है, जो अभी तक बिल्कुल भी जिसको कोई जानकारी नहीं थी कि किस तरह के लोग या ये जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं या जो प्रिंट मीडिया वाले लोग हैं जो उनके घर पे आते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के लोग जो उनके घर पे आते हैं, पुलिस वाले भी उसके घर पे आते हैं, वो एक कमरे में जो उनका एक छोटा सा घर होता है, गरीब फैमिली होता है, वो लड़की अभी तक समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार माजरा क्या है, यह लोग क्यों आते हैं। तब एक दिन उसने अपने पिता से पूछा कि पापा ये लोग क्यों आते हैं और मेरा पेट इतना अजीब सा क्यों है, मुझे अजीब सी क्यों फील आती है। तभी उसके पिता ने कहा कि तुम्हारे पेट में पथरी हो गई है, पथरी का साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए इस पथरी को निकलवाने का वक्त आ गया है। जब ये पथरी निकल जाएगी तो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। इन लोगों का जो घरों में आने का सिलसिला है यह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो दिन भी आ जाता है। 17 अगस्त 2017 को आखिरकार उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और अभी पूरे वक्त नहीं हुआ था, क्योंकि अब जो मैच्योर जो बच्चा पैदा होता है वो 9 महीने में पैदा होता है। अभी 9 महीने कंप्लीट नहीं हुए थे। उस लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है, लेकिन बाद में एक शर्त रखी जाती है कि अगर कोई भी बच्चा हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो पैदा हो ना तो वो उसे वो देखेंगे और ना ही अपनी बेटी को देखने देंगे। इसीलिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हम अपने पास नहीं रखना चाहते। अदालत ने भी यह बात स्वीकार कर ली और पुलिस प्रशासन ने भी यह बात स्वीकार कर ली, और साथ ही जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने भी यह बात स्वीकार कर ली थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो वक्त हो, वक्त के साथ जो भी हो, बच्चा जब पैदा होता है उसको बड़े ऑपरेशन से करना पड़ता है और वह एक स्वस्थ बेटी को जन्म देती है। अब स्वस्थ बेटी को जन्म देती है, उसके कुछ देर के बाद जो डॉक्टरनी के माध्यम से जो बच्चा पैदा होता है, बच्चा डॉक्टरनी जब राउंड पर आती है तो उस बच्ची से पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो ला के दूंगी। तब लड़की ने कहा कि मुझे एक बड़ी सी गुड़िया चाहिए। अब जैसे ही बड़ी सी गुड़िया का नाम आती है तो डॉक्टर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं इस लड़की ने अभी एक बेटी को जन्म दिया है और उस बेटी को यह नहीं पता कि उसके साथ कि आखिरकार जो उसने खुद एक गुड़िया को जन्म दिया है, आखिरकार ये कैसी विडंबना है। डॉक्टर साहिबा भी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उसकी जो मांग थी, उसकी जो डिमांड थी, उन्होंने जो उस खिलौने को ला करके उस बच्चे के हाथ में दे दिया। वो खेलने लगती है और उसके बाद फिर वक्त यहाँ से आगे बढ़ता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद माँ और जो बाप होते हैं अपनी बेटी को घर लेकर के चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो सेक्टर 15 में एक चाइल्ड होम होता है, वहाँ पर उस बच्चे को रखा जाता है और वहाँ उस बच्चे की परवरिश होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस ने इस मामले को जांच को पुख्ता करने के लिए, देखने के लिए कि क्या वाकई जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, जिस सगे मामा कुल बहादुर पर यह आरोप लगाया गया है, क्या वाकई बच्चा उसी का है भी या नहीं, या किसी और का है। इसके लिए डीएनए की जो रिपोर्ट थी वो डीएनए सैंपल भेजा जाता है और जब डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आती है तो वो मैच नहीं करता है। जब मैच नहीं करता है तो फिर एक बार फिर से मीडिया में हड़कंप मच जाता है, मीडिया फिर से हंगामा खड़ा हो जाता है। जिस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया था, जो व्यक्ति सलाखों के पीछे है, दरअसल ये बच्चा उससे मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये बच्चा है किसका। फिर उसके बाद काउंसलिंग करवाई जाती है लड़की की, डॉक्टरों का पैनल बिठाया जाता है, उस बच्ची को प्यार से, दुलार से, अपनापन का एहसास कराकर उससे पूछा जाता है कि बेटा जैसा कि तुम्हारे बड़े मामा किया करते थे ऐसा कोई और भी करता था क्या। जब यह बात आती है लड़की जो को काफ़ी पूछने के बाद लड़की बताती है कि जो मेरे छोटे मामा हैं जिसका नाम है शंकर, वो भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हरकतें किया करता था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों भाई जानते थे
पहले बड़े भाई ने उस लड़की को अपना हवस का शिकार बनाया था और छोटे भाई ने चुपके से उसे देख लिया था। छोटे भाई की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने बड़े भाई को समझाता, जिसके साथ तुम जो ये कर रहे हो वो गंदा काम कर रहे हो, वो तुम्हारी सगी भांजी है। लेकिन छोटे की हिम्मत जुट जाती है और जो बड़ा कर रहा था ठीक वैसे ही छोटा भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद नवंबर से लेकर के अप्रैल महीने तक उस लड़की का कई महीने तक ऐसे ही बलात्कार होता चला जाता है। जब भी छोटे को मौका मिलता तब उसके साथ करता, जब बड़े को मौका मिलता तब उसके साथ करता। माँ और बाप जब मौके पर नहीं होते थे तब वह उनके साथ जरूर उसका अक्सर फायदा उठाया करता था। और वह बेटी गंदी हरकतों को, इस टच अनटच या जो गलत हो रहा है सही हो रहा है उसको वो समझ ही नहीं पा रही थी। खैर जो क्या सही है क्या गलत है वो समझ नहीं पा रही थी। और हर दिन वह किसी ट्रॉफी जो होता है बच्चों को खेलने की चीज़, खाने की चीज़, वो उस बच्ची को दी जाती थी। चॉकलेट वगैरह खाने का सामान दे दिए जाते थे। इस तरह से दोनों व्यक्ति उस लड़की को साथ वैसा ही करते चले जाते हैं। लेकिन पुलिस इस मामले में फिर से दोबारा डीएनए सैंपल लिया और डीएनए सैंपल लेकर के इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू करती है। तो जो छोटा वाला मामा होता है जिसका नाम शंकर होता है, उससे डीएनए मैच कर जाता है। यानी कि दोनों ही उसका बलात्कार करते रहते थे, लेकिन जो मैच करता है डीएनए सैंपल वो उस बेटी का इस छोटे वाले मामा से सैंपल मैच कर जाता है। 9 अक्टूबर 2017 को बहुत ही कम समय में ये डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस फिर उसको भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। अब यह मामला इसकी कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में भेज दी जाती है। उसके बाद जब यह मामला फिर जिला अदालत में पहुंचता है, 31 अक्टूबर 2017 को इन दोनों को दोषी करार दिया जाता है और महज 2 दिन के बाद यानी कि 2 नवंबर 2017 को दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जो छोटे वाला मामा होता है उसका वो केस महज 18 दिन चलता है। 18वें दिन उसको सज़ा मिल जाती है। और जो बड़ा वाला मामा होता है, क्योंकि वो पहले गिरफ्तार हुआ था, उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके खिलाफ पहले चार्जशीट लगाई गई थी, इसीलिए उसको 30 दिन लगते हैं। बड़े को 30 दिन और छोटे को महज 18 दिन में ही केस फाइनल हो जाता है और अदालत उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उसमें कहा जाता है कि जब तक इन दोनों का प्राण नहीं निकल जाए तब तक ये सलाखों के पीछे ही इनकी पूरी की पूरी जिंदगी गुजरेगी। इससे पहले ये सलाखों से बाहर निकलने का इनका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। लगभग 3.5 महीने बच्चा उसी सेक्टर 15 के चाइल्ड होम में रह रहा था। इसी बीच जब यह खबर अखबारों में चल रहा था तब एक महाराष्ट्र का दंपति होता है। महाराष्ट्र के दंपति को बच्चे की ज़रूरत थी। वह उसके दंपति ने जाकर चंडीगढ़ जाता है और सेक्टर 15 के चाइल्ड होम में जाकर बातचीत करता है कि हमें एक बालक की ज़रूरत है जिसकी हम परवरिश कर सकें, जिसको हम गोद ले सकें। तो उन्होंने उस बच्चे को महाराष्ट्र के दंपति को सपुर्द कर दिया। वो लड़की जो है आज भी अच्छी खासी उसकी परवरिश हो रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन जो लड़की थी जिसका बच्चा पैदा हुआ था, जिसकी उम्र उस वक्त महज 10 साल के आसपास थी, जिसे अदालत ने यह फैसला सुनाया था, उस जज ने सुप्रीम कोर्ट ने एक सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपया उस बच्ची की परवरिश के लिए, उसके भविष्य के लिए देने का ऐलान कर दिया था, जिसमें 1 लाख के शायद नगद और 9 लाख की एफडी कराने का आदेश दिया था। मतलब टोटल 10 लाख रुपये का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। साथ ही जो आदेश की थी कि इतने रुपये में कुछ नहीं होगा, इसको थोड़े रुपये बढ़ा कर दिया जाए, जिससे कि क्या इनकी भविष्य की नींव अच्छी तरह रखी जा सके, ताकि पढ़ाई लिखाई करने के वक्त वाकई सचमुच बेहद होशियार होती है। इंग्लिश और मैथ में उसका अच्छा था। उम्र में उस लड़की को ठीक सूझ किया है। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो पूरे अगस्त से लेकर के जुलाई से लेकर नवंबर तक उसके साथ जो होता है वो वाकई शायद उस वक्त उस पल को ना तो उसके माँ बाप कभी भुला पाएंगे और ना ही वो बेटी कभी भुला पाएगी। यदि किसी ने उसे याद दिलाने की कोशिश की, क्योंकि लगातार मीडिया का जमघट उसके घर पर लगा हुआ करता था, जो आसपास के लोग थे उन्हें यह मालूम हो चुका था। ऐसा भी दावा किया जाता है कि कई लोगों ने उस लड़की की जो आइडेंटिटी थी, उसको पहचान थी, वो डिस्क्लोज कर दी थी। इसीलिए न जाने कब तक उस लड़की को सफ़र भी करना पड़ेगा। ऐसे में मीडिया कर्मियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो ऐसे केस के बारे में दुनिया के सामने को लाया जाए, लेकर के आए, और कम से कम सामने वाले की जो पहचान है, जिसकी
पहचान उजागर हो सके, ऐसा काम उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।